तो चलिए आज हम बात करते हैं, हमारे पास में रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। पिछले जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों से जो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उनके बारे में डिस्कस किया था। मैंने सबसे पहले आप लोगों से बात करी थी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर, फिर बात करी थी हमने किसी एक ऑब्जेक्ट यानी कि कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेकर, जिसको हमने जाना था एक बॉडी के नाम से। यानी कि जब पार्टिकल बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर हम उसको बोल रहे हैं एक बॉडी या फिर एक रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। अब ये बॉडी जो है उसकी मेन खासियत क्या होती है, उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बॉडी का रूप देना चाह रहे हैं तो सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पर कंसीडर करूं, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है ये, और इसको मैंने रिवॉल्व किया। मान लो आपको बास्केटबॉल यहां से दिख रहा होगा, ये बास्केटबॉल आप कंसीडर कर सकते हैं जिसका टॉप व्यू आपको दिख रहा होगा। तो इसके हर एक पॉइंट कुछ इस तरह से रहे होंगे। अगर मैं डिफरेंट उनके मासेस की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे होंगे यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी अगर पॉइंट्स हैं, मैं उसको यहां से ऐसे घुमाता हूं उस फुटबॉल को, तो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये सारे के सारे जो एक लाइन में है, जब पूरा एक रिवॉल्यूशन ले लेंगे तो वापसी रिवॉल्यूशन के बाद में कहां पर आ जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर में आ जाएंगे जो यहां पर दिखाई। थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा रेड लाइन जो नीचे की साइड में दिखाई है, इनका रिवॉल्यूशन क्या होगा, कुछ इस तरह से मूव करके आ रहे होंगे। अब हुआ क्या है कि सभी के आप देख रहे हैं कि 2 पाई इन्होंने क्या किया है, अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। भाई जब सेंटर ऑफ एक्सिस के ऊपर हम बात करेंगे, सेंटर के ऊपर हम बात करते हैं, तो ये जो रिवॉल्व करके आएगा इसको हम कितना बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे। और कितने टाइम के अंदर में आ रहा है, ये हमारे पास में टी टाइम के अंदर में आ रहा है। यानी कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ऐसा कोई भी बॉडी के अंदर में पॉसिबल होता है तो आप कहेंगे कि वो मेरे पास में एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में एक रिजिड बॉडी है। फिर मैंने आप लोगों से बात करी थी कि हमारे पास में जो लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा था मैं, कि किस तरह के हमारे पास में मोशंस हो सकते हैं। तो आपने देखा था कि मेरे पास में एक लीनियर मोशन होगा अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और अगर मेरे पास में एक बॉडी की बात करता हूं तो उसी टाइम पे हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोल देते हैं। यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर के केस के अंदर में तो मेरी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो मूव करती है लीनियरली, सिंगल जो हमारे पास में सीधा रास्ता है, आप बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर में मूव कर रही होती है। लेकिन जब मेरे पास में एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और ये पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करके अगले पॉइंट पर जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे पास में पूरी ऑब्जेक्ट उठ कर गई है। और यहां पर बड़ी खूबसूरत चीज ये है इसके अंदर में भी कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मूव कर जाते हैं। तो सारे पॉइंट्स मेरे पास में मूव कर रहे हैं और उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन है, तो कहेंगे मेरे पास में रिजिड बॉडी ने किस तरह का मोशन किया, ट्रांसलेटरी मोशन किया था। फिर आपको मैंने नेक्स्ट इसके अंदर में समझाया था कि क्या मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। और साथ ही साथ इस चीज को मैंने बात करी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको किसी फिक्स पॉइंट के अक्रॉस कुछ इस तरह से मूव करवा देते हो या रिवॉल्व करवा देते हो, तो आप वहां पर क्या बोलते हैं कि मेरे पास में किस तरह का मोशन हुआ, ये सर्कुलर मोशन हुआ है। अब जो दूसरा टर्म यहां पर मैं अभी यूज करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसको आप लोगों ने समझा था किस नाम से, रोटेशनल मोशन के नाम से। देखिए रोटेशनल मोशन ही हमारे पूरे चैप्टर की नींव है, तो आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि रोटेशनल होता क्या है। बार बार ये मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मैं रोटेशनल मोशन की बात करूंगा तो उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कोई भी, चाहे सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, चाहे मेरे पास में रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट हो, चाहे मेरे पास में स्क्वायर ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, अगर ये मेरे पास में कोई सेंटर रहेगा तो ये सेंटर के ऊपर में ये सारे पॉइंट जो हैं, ये सारे पॉइंट जो हैं, ये मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन बोलो या फिर ये अपने आप में एक सर्कुलर टाइप का एक पाथ डेवलप कर रहे होंगे। यहां पर एक पॉइंट नहीं मूव कर रहा होगा, यहां पर जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सारी अपनी पोजीशन के ऊपर में रिवॉल्व कर रहे होंगे या फिर एक कहें कि एक मूव कर रहे होंगे। ठीक उसी तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर के पार्टिकल्स की देखो तो वो भी मूव कर रहे होंगे, एक रिवॉल्व कर रहे होंगे इस पॉइंट के अक्रॉस। ये अंदर और पार्टिकल्स होंगे वो भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो हर पॉइंट अपनी पोजीशन के ऊपर में फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव कर रहा है। और साथ ही साथ एक की पॉइंट आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेशनल कब कहेंगे, जब उसके पास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनकी क्या सेम रहे, उनकी एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास में सेम रहे, एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास में सेम रहे। तो आप कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने किस तरह का मोशन किया है, यहां पर रोटेशनल मोशन किया है। तो ये कहानी हमने पिछले लेक्चर के अंदर में देख ली थी। अब इसी के साथ में मैंने आप को 2 पॉइंट्स और समझाए थे उसके अंदर में। एक मैंने समझाया था सेंटर ऑफ रोटेशन और एक समझाया था मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से। देखिए दोनों ही हमारे पास में बड़े ही आगे यूज होने वाले हैं। जितने भी हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें के अंदर में इनकी जरूरत पड़ने वाली है भाई, ठीक है। चलो अब इसके अंदर में समझते हैं कि क्या मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन होता है
और क्या मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैं बेसिकली मैंने इसको समझा दिया था। एक क्विक रिवीजन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि मान लो मेरे पास में एक बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के हर पॉइंट को मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, इस पॉइंट को कंसीडर करूँ तो ये पॉइंट कुछ ऐसे घूम के मेरे पास में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो वो टॉप व्यू देखोगे तो इसका सेंटर कहीं यहां पर रहेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मास के लिए जो यहां पर मास होगा, मान लो ये मेरे पास में मास m1 है, तो ये अपने पॉइंट के ऊपर में ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर आप लोगों से दिखाने की कोशिश करूं कि मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट मास है, यहां पर एक मास है मेरे पास में जो मैंने ब्लैक यहां पर कर दिया है। अब ये देखो यहां से जाएगा, घूम के आएगा, ये इसका पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने दिखाया कि ये जो मास है अगर मैं यहां पर ऐसे रखता हूं तो ये कुछ इस तरह से घूम के आ रहा होगा। तो ये मास के लिए मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है, इसके लिए यहां पर सेंटर में हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी एक सर्कुलर पाथ बना रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर मास के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करूं, आगे चलते हैं इसको लेके। मान लो मेरे पास में मास ये है, इस पॉइंट के ऊपर में, ऑब्जेक्ट के ऊपर में मास है, क्योंकि बास्केट बॉल है या कोई भी बॉल है या कोई भी मेरे पास में सर्कुलर या स्पेरिकल बॉल है, तो उसके पास में मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर पॉइंट के अंदर में। तो ये जो पॉइंट होगा, मान लो इसका मास मेरे पास में m2 होगा, तो ये मास को जैसे मैंने इस बॉल को घुमाया तो ये मास भी क्या करेगा, ऐसे घूम के यहां जाएगा और फिर पीछे से घूम के ये मेरे पास में कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मास के लिए जो m2 मास है, इस पर्टिकुलर मास के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो गया। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर मैं खड़ा हूं और इसको फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैंने घुमा दिया। भाई आपने यहां पर खड़े हो और ऐसे घुमा दिया आपने किसी चीज को, या फिर ऐसे खड़े हो और ऐसे घुमा दिया आप लोगों ने, तो आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट ने या पर्टिकुलर मास ने मेरे पास में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव किया। या फिर आप एक धागे के अंदर में पत्थर बांध लो और ऐसे घुमाने की कोशिश करो, तो आप देखते हैं कि जो सर्कुलर पाथ वो कवर करेगा कौन, वो पर्टिकुलर मास जो आपने पत्थर लिया, जो स्टोन लिया है, तो वो जो मास जो यहाँ पर मेरे पास में पाथ ट्रेवल करेगा, तो उस पर्टिकुलर के लिए ये मेरे पास में उसका पाथ ऑफ रोटेशन हो गया। और ये पॉइंट जो है ये उसके लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो मैं इसी के अंदर में, इस पॉइंट के अंदर में, तो ये मान लो मेरे पास में मास है m3। ये मास भी मेरे पास में क्या करेगा, कुछ इस तरह से रोटेशन लेके आएगा भाई मेरे पास। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पर्टिकुलर मास m3 है, ये मेरे पास में m3 हो गया। इसका रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन ये हो गया मेरे पास में, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं नीचे भी बात करूं तो हर पॉइंट का अपना क्या होगा, एक सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ये तो हमारे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन आ गए हैं, लेकिन मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन से क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकलता है, अगर मान लो आप इन सभी पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, इन सभी को मिला देते हैं, यानी कि सबके सेंटर ऑफ रोटेशंस को मिला देते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा किसी साइकिल के अंदर में, ट्रक के अंदर में, बस के अंदर में, तो एक एक्सल होता है और उसके दोनों तरफ में व्हील लगे होते हैं। तो जो एक्सल होता है कुछ इस तरह का, और इसके दोनों तरफ में मैं व्हील लगा देता हूं, तो यहां पर हमारे पास में क्या होते हैं, जैसे ही हमारे पास में व्हील ये चलेगा, एक्सल घूमेगा, तो ये व्हील क्या करेंगे मेरे पास में उसी के अलोंग में रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एक्सिस होगा जिसके अलोंग में मेरी ऑब्जेक्ट क्या कर रही होगी, रिवॉल्व कर रही होगी या फिर रोटेशन कर रही होगी। बात याद रखना, मैंने कहा रोटेशन कर रही होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मेरे पास में m1 मास हो, m2 मास हो, m3 मास हो, m4 मास हो, या फिर हर पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस इसके अंदर में है, सभी का क्या कॉमन रहेगा, सभी का क्या सेम रहेगा मेरे पास में, बिल्कुल सही समझा आपने, इन सभी की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो मेरे पास में है वो सभी की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास में अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ने किस तरह का मेरे पास में मोशन किया है, रोटेशनल मोशन किया। तो आई होप आपको दो चीजें यहां पर समझ में आई होंगी कि क्या मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, दूसरा यहां पर भी आपको समझ में आएगा कि एक्सिस क्या होता है। देखिए आप लोगों के लिए सेंटर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना मेरे पास में एक्सिस का होगा, लेकिन आपको बेसिक अगर पता है तो इसके अंदर में आप आगे की चीजें भी इजीली समझ पाओगे कि जब मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस अलोंग वाई, एक्स एक्सिस जो मेरे पास में एक्सिस है जो वाई के अलोंग है या जेड के अलोंग है या फिर मेरे पास में एक्स के अलोंग है, तो आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अच्छा एक्स के अलोंग है तो इसका मतलब मेरे पास में रोटेशन किस प्लेन के अंदर में और होगा। तो हम उसको क्या जानते हैं, डिफरेंट हम एक्सिस के अंदर में अगर इसके लें कि रोटेशन किस तरह से होगा, इसका डिफरेंट एक्सिस के अंदर में क्या होगा, तो उसको समझने के लिए अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट इसका लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं रोटेशन अबाउट डिफरेंट एक्सिस। अगर मेरे पास में रोटेशन
तो एक्सिस मेरे पास में, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बात करूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर में 3 तरह के एक्सिस मेरे पास में हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि यहां से आपको ये पता चलेगा कि मैंने बोल दिया अबाउट एक्स आपको रोटेट करना है, अबाउट वाई आपको रोटेट करना है, अबाउट जेड आपको रोटेट करना है, तो कैसे आपके उनकी कैलकुलेशन लेनी है। तो प्लेन मेरे पास में कितने होंगे? प्लेन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। देखो टोटल मेरे पास में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट हो गए। ये मेरे पास में x है, ये मेरे पास में y है, और ये जो बाहर की तरफ में आ रहा होगा, जो बाहर की तरफ में, लेकिन 2D के अंदर में मैं इसको दिखा नहीं पा रहा हूं, तो ये मेरे पास में z होगा, जो कुछ इस तरह से आ रहा होगा बाहर की साइड में। ठीक है, तो प्लेन का मतलब होता है कि जो मेरे पास में सरफेस एरिया होता है, यानी कि मैं जिसके ऊपर मैं लिख पा रहा हूँ। देखो जैसे इतना मैं एरिया कंसिडर करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ, तो इसको प्लेन को क्या बोलोगे कि भाई ये एक्स एक्सिस की तरफ है और ऊपर की तरफ भी मैं लिख पा रहा हूं, तो ये मेरे पास में वाई की तरफ में। तो यहां पर मेरे पास में प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। उसी तरह से मैं एक्स और जेड को कंसीडर करूंगा तो इस एरिया के अंदर मैं लिख पा रहा हूँ, यानी बाहर की साइड में अगर मैं कंसीडर करूं, या फिर आपके घर की जो दीवार है उसको आप देखो, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो, उस कॉर्नर से 3 दीवारें निकल रही होंगी। ठीक है, एक मेरे पास में लेफ्ट साइड में जा रही है, एक मेरे पास में राइट साइड में जा रही है, और एक नीचे आपका फर्श होगा या फिर ऊपर की सीलिंग होगी। तो 3 मेरे पास में सरफेसेस आपको कंसीडर कर रहे हैं। तो जो सरफेस मेरे पास में लोगे आप, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स हमेशा मेरे पास में रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए 3 तरह के मेरे पास में जो प्लेन्स बन सकते हैं। कौन कौन सा होगा? एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, और तीसरा मेरे पास में क्या होगा? एक्स जेड। तो 3 प्लेन मेरे पास में हो सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरे पास में एक्स और वाई की तरफ में जाए, एक्स और जेड की तरफ में जाए, या फिर मेरे पास में वाई और जेड के प्लेन के अंदर में, यानी कि मेरे पास में सामने वाली दीवार पे जाए, मेरे पास में जो लेफ्ट में दीवार है उसके ऊपर में जाए, या फिर मेरे पास में जो सीलिंग है या फिर मेरे पास में फ्लोर है, जो फर्श है, उसके ऊपर में कहीं भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूं। तो 3 चीजों के ऊपर में 3 प्लेन मेरे पास में टोटल डिफाइन होते हैं किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर में। ठीक है, अच्छा अब मान लो मेरे को बॉडी को रोटेट करवाना है, जो आपके क्वेश्चंस के अंदर में मिलेंगे आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर में, तो क्या वहां से मेरे को कंक्लूड करना होगा, क्या मेरे को समझना होगा। मान लो मेरे पास में ऑब्जेक्ट को मैंने कहा कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और यहाँ पर मेरे पास में नॉर्मली हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ये मैंने हॉरिजॉन्टली इसका ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस ले लिया, यानी कि मैंने एक्सिस ले लिया। अब इस एक्सिस का मतलब क्या है पहले तो ये समझेंगे आप लोग। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इन पॉइंट्स को कंसीडर करूं, 1 2 3 4 5 जितने भी मेरे पास में मासेस हैं, उन सबको मैं कंसीडर करूं, तो कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन ले रहे होंगे। ठीक है, कुछ मेरे पास में इस तरह का रिवॉल्यूशन ले रहे होंगे, वो इस तरह का रिवॉल्यूशन। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह का रिवॉल्व कर रहा होगा, ये पॉइंट कुछ इस तरह का रिवॉल्व कर रहा होगा, ये पॉइंट कुछ इस तरह से, ये पॉइंट कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि बाहर पहले बाहर की तरफ आया, फिर अंदर की तरफ जाके ऊपर से आ गया। ध्यान से देखो, ये पॉइंट को मैं ऐसे लेके आया, नीचे से गया और ऊपर की तरफ में ये मेरे पास में चला जाता। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ आप लोगों को, तो कुछ इस तरह से बात कर रहा हूँ मैं कि मान लो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स को कंसीडर करो, तो ये बाहर की तरफ में ऐसे आया, बाहर की तरफ आ गया बोर्ड के, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है और फिर अंदर बोर्ड की तरफ में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने आप में क्या कर रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन के ऊपर में मूव कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ रोटेशन पर मूव कर रहे हैं तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट मूव करके गई है या कोई पॉइंट उसका मूव करके गया। भाई आप देख रहे हैं कि जितने भी इस ऊपर वाले एरिया में हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, नीचे भी एक साथ जा रहे हैं, पीछे भी एक साथ जा रहे हैं, और फिर वापसी ऊपर भी मेरे पास में एक ही टाइम पे आ रहे हैं। अगर ऐसा केस हो रहा है तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन करेगी? वेरी नाइस, रोटेशनल मोशन मेरे पास में कर रही होगी ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपने समझा कि ये मेरे पास किस तरह का रोटेशनल मोशन है, यहां पर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग में रोटेशनल मोशन है। कैसे? आप इन सबके पॉइंट्स को मिला दोगे, ये अपने पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर ऑफ रोटेशन पर मूव कर रहे हैं और सेंटर ऑफ रोटेशन पर मूव कर रहे हैं, अगर उन्हीं सभी पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं तो ये मेरे पास में क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। और हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टली को जर्नली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस के नाम से। तो एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, अब ये किस, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तो ये किस प्लेन के अंदर में जा रहा है? भाई आपने एक एक्सिस को तो फिक्स कर दिया, तो किस प्लेन के अंदर में जा रहा है? तो यहां पर आपने समझा कि अगर मैं एक्स एक्सिस को फिक्स कर देता हूं तो ये मेरे पास में वाई जेड प्लेन के अंदर में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होगा। यानी कि पहले बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ मैंने कहा था कि कौन सा एक्सिस लेते हैं हम? जेड एक्सिस लेते हैं। फिर नीचे की साइड में गया, देखो यहां पर ये मेरे पास में आया, इसको बाहर की तरफ आया तो कौन सा आ गया? जेड आ गया। फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पर मेरे पास में वाई प्लेन आ गया। फिर वो पीछे की तरफ जाएगा तो जेड प्लेन आ गया। फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन मेरे पास में वाई एक्सिस आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि मेरे पास में कितने प्लेन हो गया, किस प्लेन के अंदर में रोटेट कर रहा है? ये मेरे पास वाई जेड प्लेन के अंदर में रोटेट कर रहा होगा। रोटेट क्यों बोला मैंने?
रोटेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक साथ में सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ में रोटेट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट एक्सिस की बात करूं यहां पर, तो मेरे पास में वाई एक्सिस के मैं कंसिडर कर लूं। वाई एक्सिस को जनरली हम कैसे लेते हैं भाई, वर्टिकल लेते हैं, और ऑब्जेक्ट मैंने ये बना दिया। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि भाई हर पॉइंट इसके अंदर में रोटेट कर रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से लेके आया हूं कि मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन, ये मेरे पास में सेंटर हो गया, ठीक है, यहां पर मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, सॉरी एक्सिस हो गया ये, और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, इस एक्सिस के लो ऐसे घुमा रहा हूं। ये क्या कर रहा है, पहले मेरे पास में, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास में क्या हो गया, एक्सिस हो गया, बॉडी यहां पर है, बॉडी कहां जा रही है, अंदर की साइड में जा रही है, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या आ रही है, बाहर की तरफ में आ रही है, और यानी कि हॉरिजॉन्टली इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और एक मेरे पास में इसका बाहर की साइड में जो आ रही है उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो बाहर की साइड में आ रही है तो इसका मतलब मेरे पास में कौन सा प्लेन आ गया, वो सॉरी वहां पर कौन सा एक्सिस आ जाता है, वहां पर मेरे पास में जेड एक्सिस कंसिडर हमें करना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रोटेट कर रही होगी अपने पॉइंट के ऊपर में, जितने भी पॉइंट्स हैं, और इन सब पॉइंट्स के इनको मैं मिला दूं जहां पर पर्टिकुलर मास मेरा रोटेट कर रहा होगा, तो इसको आपने जाना था किस नाम से, सेंटर ऑफ रोटेशन के नाम से, और इन सभी पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं तो ये मेरे पास में क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज एक्सिस। और अभी मैंने कहा कि अगर हम वर्टिकली कंसिडर करते हैं तो जनरली हम इसको कौन सा एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि भाई मैं हमेशा वर्टिकल को ही वाई मानूंगा, मेरे पास में मेरी डिपेंडेंसी है, मैं इसको एक्स भी मान सकता हूं, वाई भी मान सकता हूं, जेड भी मान सकता हूं, लेकिन जनरली हम इसको वाई कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो ये बॉडी जो है वो आपने एक्सिस तो बता दिया जी कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट मेरे पास में रोटेट कर रही है, ये मेरे पास में फिक्स कर दिया, और इसके अबाउट में रोटेट कर रही है। तो कौन सा प्लेन इसके अंदर में चेंज हो रहा है, वेरी नाइस, यहां पर मेरे पास में एक्स जेड इसका प्लेन मेरे पास में वेरी कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कौन से प्लेन के अंदर में जा रही है, एक्स जेड प्लेन के अंदर में जा रही है। तो आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर में दिया जाएगा कि वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो आपको समझ जाना है कि मेरे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। तो यहां पर चेंज हो रहा है मेरे पास में एक्स का, और जेड की वैल्यूज मेरे पास में चेंज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास में जेड की बात कर लेता हूं। तो जेड के अंदर में आप अब समझ ही गए होंगे कि जब भी आपको बोले कि जेड प्लेन के अबाउट, सॉरी जेड एक्सिस के अबाउट मेरे पास में रोटेट कर रहा है, तो आप खुद बताएंगे अभी कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट इसके अंदर में चेंज हो जाएंगे। कि ये मेरे पास में फिक्स हो गया, तो चेंज होने वाला मेरे पास में रहेगा एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर में मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखने की, कौन कौन से मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर में इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देता है तो आपके दिमाग के अंदर में एक ही चीज आइडिया क्लिक होना चाहिए कि मेरा प्लेन कौन कौन सा चेंज हो रहा है और कौन कौन से मेरे पास में कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ में दो चीजें और मैंने यहाँ पर समझानी थी आप लोगों को कि क्योंकि पिछला लेक्चर था उसके अंदर में भी ये चीजें मैंने पढ़ाई थी, लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से लेक्चर जो था बीच में रोकना पड़ा, इसलिए मुझे दोबारा से उसको बेस से उठा के लेके आप लोगों को एक रिदम के साथ में पढ़ाना पड़ रहा है। ये चीजें मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में पढ़ाई है, तो डेप्थ में वहां पर पढ़ाई है, अभी केवल आप लोगों को ओवरव्यू वहां पर मैं देता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, अब जो होगा ये हमारा पास में आज की क्लास से शुरू होता है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास में हो सकता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, हो सकता है कि ये मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं दो तरीके से घुमाऊं, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं देखूं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह से मेरे पास में रोटेट कर सकती है। ठीक है, ये मान लो मेरे पास में एक्सिस है इसका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरे पास में ऐसे यहां से ऐसे गई, या फिर इसका डायरेक्शन सेंस ये हो सकता है कि ये अंदर से बाहर की तरफ में आ रही हो। अगर मैं ऊपर से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंदर से बाहर की तरफ में आ रही है, ये अंदर से बाहर की तरफ में आ रही है, इस एरिया को कंसीडर करूं तो, और अगर मैं इस एरिया को कंसीडर करूं तो ये अंदर जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ में जा रही है। तो दो तरह के मेरे पास में रोटेशंस हो सकते हैं जिनको हम जानते हैं डायरेक्शन सेंस के नाम से। तो दो तरह की मेरे पास में डायरेक्शन सेंस हो सकती है, और उनके सिंबल जो है उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन सेंस के नाम से हम जानते हैं इसको। तो डायरेक्शन सेंस के अंदर में क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट आपने देखा कि एक अंदर की तरफ में जा रही है, यानी कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकती है, और एक मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकती है। तो दोनों तरह की मेरे पास में जो सेंस हो सकती है किसी भी पार्टिकल के मूव करने की। ये पार्टिकल मूव करने की, देखो जब बॉडी मूव करेगी हमें कंसिडर हमेशा पॉइंट मास को लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेटर नॉलेज है पॉइंट मास की है। जब हम पॉइंट मास के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में इजिली उसकी कोई भी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है वो हो सकता है कि ये अंदर की साइड में ऐसे मूव कर रहा हो, या फिर हम कहें कि ये जो पार्टिकल है ये बाहर की तरफ में ऐसे मूव करके आ रहा हो। ठीक है, दो तरह की मेरे पास में हो सकती है। तो आप कहेंगे कि एक मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, और एक दूसरी मेरे पास में क्लॉकवाइज जो डायरेक्शनल
सेंस हो सकती है। तो जब भी हमारे पास में क्वेश्चंस के अंदर में बात करेंगे तो जो भी मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नीट्यूड को हमेशा क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। और मेरे पास में जब भी यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो इसके मैग्नीट्यूड को, यानी कि जो भी वैल्यूज आएंगे, जो भी हम कंसिडर करेंगे, चाहे मैं मोमेंट की बात करूं, ठीक है, या मोमेंट ऑफ मास की बात करूं, अभी बात करूंगा मोमेंट जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और ये मेरे पास में नेगेटिव डायरेक्शन इसकी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन सेंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि दो तरह की होगी, एक क्लॉकवाइज और एक मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डायरेक्शन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी कोई भी रोटेशनल मोशन आता है तो रोटेशनल मोशन के अंदर में जब भी कोई आपके न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपके दिमाग के अंदर में दो ही चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि मेरे पास में मोशन जो है वो किस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि जो मेरे पास में एक्सिस जो है, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि एक ही पॉइंट के अक्रॉस में मेरी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है। क्या एक से ज़्यादा ये एक्सिस जो है ये भी रोटेट कर सकता है मेरे पास में? और अगर रोटेट करेगा तो वहां पर हम उनको क्या नाम देंगे, ठीक है। उसी चीज को बात करूंगा मैं। आप लोगों ने बहुत ही जर्नली वर्ड सुने होंगे, पिवट सुना होगा, प्रिसिशन सुना होगा, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने घर के अंदर में एक टेबल फैन तो देखा होगा। टेबल फैन का प्रिंसिपल और ये सारी चीजें क्या होती है, देखो उसके अंदर में मान लो ये मेरे पास में एक टेबल फैन है और इसको आप देखेंगे कि इसके अंदर में जो ब्लेड्स हैं वो उनका सेंटर ऑफ रोटेशन ही होगा, ठीक है। ये मान लो मेरे पास में इसकी एक ब्लेड है, ये दो ब्लेड हैं, ये तीन ब्लेड हैं और ये इसकी चार ब्लेड है। इस तरह की चार ब्लेड्स हैं जो कि रोटेट कर रही होंगी। कहाँ पर रोटेट कर रही होंगी? ये अपने पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर में रोटेट कर रही होंगी। तो आप कहेंगे कि ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी पार्टिकल मैं कंसिडर करूं, चाहे इसका करूं, चाहे इसका करूं, चाहे इसका करूं, किसी भी पॉइंट का करूं, वो सेम टाइम के अंदर में यानी कि 2 पाई रोटेशन इक्वल इंटरवल में मेरे पास में बना रहे सारे पॉइंट्स। तो आप कहेंगे कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट ने किस तरह का मोशन किया? रोटेशनल मोशन किया भाई, ठीक है। दिमाग के अंदर में बस ये आइडिया रखो कि रोटेशनल मोशन वहां पर हो रहा है। क्यों? सभी पॉइंट जो है वो इक्वल, जो मेरे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कवर कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर में, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि इसको किसी एक रोड से मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरे पास में मैंने एक रोड से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर ये मैंने इसको कर दिया और यहाँ पर मैंने इसका स्टैंड लगा दिया। जनरली देखा भी होगा अपने, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया इसको समझाने के लिए। और यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर में होगा क्या? देखो कि मेरे पास में ये मान लो टेबल फैन का एक्सल है जो आपने यहां से जोड़ के और यहां पर टेबल फैन लगा दिया है या फिर इसका फैन लगा दिया है। तो पहला चीज तो मेरे पास में ये फैन जो है अपने पॉइंट के ऊपर में रोटेट कर रहा होगा। दूसरा क्या कर रहा होगा, जब आपने देखा होगा उसका आप इसको रोटेट करने के लिए छोड़ देते हैं तो ये जो एक्स हिस्सा है ये ऐसे जाएगा, ध्यान से देखना, ये ऐसे जाएगा बाहर की साइड में, पंखा आपकी तरफ में आएगा, फिर क्या करेगा? वापसी जाएगा, पंखा वापसी जा रहा है। और आप यहां पर एक पॉइंट देख रहे होंगे, जब दोनों का एक जंक्शन मिल रहा है मेरे पास में, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, इन सबके जंक्शन को मैं मिला दूं तो यहां पर कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि अपनी पोजीशन के ऊपर में क्या कर रहा है? फिक्स है। यानी कि दो तरह की मेरे पास मूवमेंट हो रही है, इसका एक्सल भी रोटेट कर रहा है और ये अपनी पोजीशन के ऊपर में भी रोटेट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि इसका एक्सिस में मेरे पास में क्या, एक रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो दो तरह के मोशन आ गए भाई मेरे पास में। एक तो ये मोशन हो गया, बाहर के साइड में आ रहा है, और एक अपनी पोजीशन के ऊपर में रोटेट कर रहा है। अगर यहां पर आप देखोगे कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पिवट। किस नाम से जानते हैं? पिवट के नाम से हम जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पिवट होता क्या है? एक ऐसा फिक्स पॉइंट, जब हम एक सर्कुलर, एक रोटेशनल मोशन की बात करें और उसके अंदर में दो तरह के रोटेशनल मोशन हो जाए कि एक मेरे पास में बाहर की साइड और फिर ये अंदर की साइड में जा रहा है और एक अपनी पोजीशन के ऊपर में भी वो रोटेट कर रहा है, तो वहां पर जो फिक्स पॉइंट होता है इनके बीच में, जो इनके जंक्शन के ऊपर में होता है, उसी को हम जानते हैं पिवट के नाम से, ठीक है। यानी कि हम कहें कि एक्सेस जो है अपने खुद एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो वहां पर यह है वो पॉइंट हो जाता है जहां पर अपने आप को ये मूव नहीं करवा सकता, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट के नाम से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर में एक दूसरा पॉइंट और भी आप लोगों ने सुना होगा, प्रेसिशन के नाम से हम उसको जानते हैं। वो क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक जो लट्टू होता है, या फिर आपने देखा होगा कुछ इस तरह की एक आपने रस्सी बांधी और ऐसे इसको घूमने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, और ये थोड़ी देर के बाद में लड़खड़ाएगा और नीचे जाकर गिर जाएगा, ठीक।
ऐसे आपने उसको रस्सी बांध दी और जोर से खींच दिया, लट्टू बोलते हैं या जो भी अपनी लैंग्वेज के अंदर में आप इसको याद समझना चाहें समझ सकते हैं। और इसके अंदर में आप देखते हैं कि ये अपने एक्सिस के ऊपर में क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने एक्सिस के ऊपर में क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। इन सभी पॉइंट्स को आप मिलाओगे, सभी पॉइंट्स को आप मिलाओगे, ये सभी पॉइंट्स मिलाएंगे तो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास में क्या हो गया, ये हो गया भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ना। तो यहां पर आप कहेंगे कि ये मेरे पास में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है रोटेट, क्योंकि सभी पॉइंट्स के इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि 2 पाई रोटेशन कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर में, टी टाइम के अंदर में। अच्छा जी, ये घूमता रहा, थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा लड़खड़ाना शुरू कर गया। अब लड़खड़ाना शुरू करेगा तो ध्यान से देखना इसको। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये लट्टू मेरे पास में ऐसा आ गया। थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे ये लट्टू ऐसे घूम जाएगा, तो इसका जो एक्सिस है यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा। एक बाहर में 3D के अंदर में इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा बाहर आ जाएगा। तो 3 एक्सिस मेरे पास में बन गए, 3 एक्सिस हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि इसके एक्सिस ने भी एक रोटेशनल मोशन कवर किया। क्यों कवर किया, आप देखो इसके एक्सिस को मैं यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप यहाँ से देखो, पहले इस पॉइंट पर था ये, अब ये इस पॉइंट पर आ गया, अब ये इस पॉइंट पर आ गया, अब इसका एक्सिस जो है वो यहाँ आ गया। अगर मैं इसके एक्सिस को ऊपर जो इसकी टॉप एंड है, टॉप वाला जो हिस्सा है उसको मैं कंसिडर करूं तो ये कुछ ऐसा एक मेरे पास में 3D के अंदर में दिखाने की कोशिश करूं तो ये भी अपने आप में क्या बना रहा होगा, एक सर्कुलर मोशन मेरे पास में बना रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ तो नहीं आया होगा। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में लट्टू है, ये कुछ इस तरह से घूम रहा है अपने पोजिशन के ऊपर में, घूम रहा है जी, सभी को दिख रहा है। टॉप एंड इसका फिक्स है, एक्सिस भी मेरे पास में क्या है, फिक्स है, ये मेरे पास में। अच्छा, अब ऐसा हो जाए इसके साथ में कि ये अपनी स्पीड को डाउन करता हुआ आ जाए, तो डाउन करता हुआ आएगा तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह से लड़खड़ाना शुरू करेगा। देखो जो पाइप है यहाँ पर मेरे पास में, इसके मोशन को कंसिडर करो, मोशन है, इसको देखो, जो पाइप का मोशन है कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा। अब देखो इसका टॉप एंड है, वो भी अपने आप में क्या बना रहा है, एक सर्कुलर मोशन बना रहा है, यानी कि एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि मेरे पास में 2 पाई यानी कि 360 डिग्री वो रोटेट कर रहा होगा। कहां पर, अपनी पोजीशन के ऊपर में। इसका नीचे वाला हिस्सा फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है उसका, ये पॉइंट चेंज नहीं हुआ है उसका, ठीक है ना, इसको मैंने वहीं फिक्स रखा है। लेकिन ये इस पॉइंट के ऊपर में ऐसे रोटेट करने लग जाता है। कौन सा एंड, उसका टॉप एंड। तो यहां पर आप कहते हैं कि यहां पर क्या हो गया, प्रेसेशन। इस इफेक्ट को हम क्या जानते हैं, प्रेसेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्या इसके अंदर में कोई पिवट है भाई, मोशन तो यहां पर दोनों हो रहे हैं ना, एक तो ऑब्जेक्ट अपनी पॉइंट एक्सिस के अलोंग में रोटेट कर रही है और दूसरा मेरा एक्सिस ही रोटेट करने लग गया। भाई ये एक्सिस ही तो था इसका, ये मेरे पास में एक्सिस ही तो है इसका। ये एक्सिस को आप 3D में ऐसे देखोगे तो ये मेरे पास में क्या करने लग गया, ऐसे अपना रोटेशन करने लग गया। तो ये मेरे पास में रोटेट करने लग गया, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर में एक्सिस भी रोटेट कर रहा है और ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट जो एक्सिस है उसके ऊपर में भी रोटेट कर रही है। ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट ऑफ रोटेशन पर मूव कर रही है, यानी उस एक्सिस पर रोटेट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक्सिस था उस ऑब्जेक्ट का वो खुद भी वहां पर रोटेट करने लग गया है। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। मैंने जो बोला फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले आपने कहा कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पॉइंट के ऊपर में रोटेट कर रहा है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो रोटेशनल मोशन को जो डिफिकल्ट बनाते हैं। यही अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है ना कि क्या एक्सिस होता है, कहाँ रोटेट कर रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल ये समझ लो कि आपका रोटेशनल मोशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। कैसे, मैंने कहा कि इसका मोशन जो है वो अपने पॉइंट के ऊपर में रोटेट कर रहा है, ये कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब ये यहाँ पर रोटेट कर रहा था तो आपने कहा कि भाई ये कहाँ पर रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अलोंग में रोटेट कर रहा है। ठीक है जी, एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। अब आपने क्या किया, इसकी स्पीड धीरे आएगी तो ये अपने एक्सिस के ऊपर में देखो रोटेट तो कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है ये। साथ ही साथ इसका एक्सिस जो है वो भी अपनी पोजीशन से रोटेट करने लग गया, उसका टॉप एंड रोटेट करने लग गया। तो जब उसका टॉप एंड यहाँ पर रोटेट करने लग गया तो आप कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर में उसका एक्सिस भी मूव कर रहा है और वहां पर उसका ऑब्जेक्ट जो है वो भी मूव कर रही है। तो इस इफेक्ट को आप जानते हैं प्रेसेशन के नाम से। क्या इस पॉइंट के अंदर में भी कहीं फिक्स पॉइंट है? बिल्कुल भाई, यहां पर आप देखोगे इसका बॉटम एंड तो ये अपनी पोजीशन से फिक्स है, वो वहां से चेंज नहीं हो रहा है। उसी के दौरान ऐसे घूमता हुआ लटकता पटकता अपने पोजीशन के ऊपर में घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा इसको हम जानेंगे अगेन पिवट के नाम से। और ये जो पूरा प्रोसीजर इसके अंदर में होता है इसको आप जानते हैं प्रेसेशन के नाम से। ठीक है, तो आप इसको अगर समझ में नहीं आया
तो आप थोड़ा सा वीडियो के एक बार दोबारा से बैक जाके देखिए और वहाँ से दोबारा समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अगर बात करूँ मैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें और इसके अंदर में क्या क्या और टर्मिनोलॉजीज मेरे पास में यूज होंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर में, उनको समझने की कोशिश करें, तो आपको इसके टाइप ऑफ मोशंस के बारे में समझना होगा। तो टाइप ऑफ मोशन क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर में, देखो अब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को नहीं लूंगा, अभी मैं पूरी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलूंगा। और ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स मेरे को ध्यान में रखने होंगे कि भाई जब भी एक रोटेशनल मोशन होगा तो वहां पर क्या कहानी देखनी है अपने को कि क्या सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में, सारे मासेज जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर सभी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि सभी 2 पाई रोटेशन ले रहे हैं टी टाइम के अंदर में, तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मेरे पास में एक रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ मोशंस को लेकर बात कर लेता हूं। जैसे आपने जाना था कि मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, यहां पर घूम रही है और हमने कहा कि ये अपने पोजीशन के ऊपर में ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है और ये अपनी पोजीशन के ऊपर में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यहां पर रोटेट कर रही है। तो आप किस तरह का मोशन बोलेंगे इसको, वेरी गुड, इसको आप किस तरह का मोशन बोलते थे, ये मेरे पास में रोटेशनल मोशन है भाई, रोटेशनल मोशन, ठीक। क्यों रोटेशनल मोशन, क्योंकि अपने एक एक्सिस यानी कि अगर मैं पूरी बॉडी को बाहर निकाल के देखूं और ये मैं इसको 3D में देखूं तो इसका रोटेशन है और यहां पर आपने देखा कि अपने एक्सिस के अलॉन्ग में क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी, तो ये मेरे पास में रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करूं इसका दूसरे एस्पेक्ट की, तो आपने कहा जी ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है यहां पर इस सरफेस के ऊपर में, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये पूरी उठ के आगे की तरफ में जा रही है, यानी कि इसका हिस्सा ये मेरे पास में यहां पर मेरे पास में ये A है, ये मेरे पास में B है, और इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं थोड़ा आगे रखा, खींचता हुआ मतलब स्लाइड करता हुआ लेके जा रहा हूं, इसको यहां पर रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, थोड़ी देर के बाद में मैंने इसको रखा, यहां पर भी A पॉइंट है और यहां पर भी इसका B पॉइंट है। ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा तो ये अपने पोजीशन के ऊपर में क्या कर रही है, आगे की तरफ में मूव कर रही है, यानी कि एक लीनियर मोशन कर रही है। लीनियर मोशन क्यों कहा भाई, A पॉइंट देखो आप, A पॉइंट यहां से कहां चला गया, इस पॉइंट पर चला गया, B पॉइंट यहां से यहां पर चला गया, तो 2 पॉइंट हो गए ना मेरे पास में। अगर मैं C पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो ये भी मेरे पास में यहां पर चला गया। ध्यान दो, मैंने पीछे भी जब बात करी थी तो ऐसा मैंने कोई एक स्टार बनाया था और उसके अंदर में डायमंड बनाया था और यहां पर मैंने समझाया था कि ये पॉइंट यहां मूव कर गया, ये पॉइंट यहां मूव कर गया और ये पॉइंट यहां पर मूव कर गया। तो थोड़ी देर में आपने वहां पर समझा था आपने कि ऑब्जेक्ट का कुछ इस तरह का मेरे पास में शेप बनकर आ रहा था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो थी ABCD, ये सारे पॉइंट यहाँ पर थे ABCD, यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठकर चलेगी। तो क्या नाम दिया था इसने भाई, इसका भाई आप लोगों ने यहां पर आपने नाम दिया था इसका ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन नाम दिया था इसका। जब ऑब्जेक्ट मेरे पास में उसकी जो पॉइंट जहां पर है वो बस एक लीनियर लाइन के अक्रॉस में मेरे पास में मूव कर रहे हैं। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो डायरेक्टली मैं बोलता जी ये मेरे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये उठकर यहां पर चला गया। क्योंकि मेरे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास में है, तो आप क्या कहेंगे कि सारे पार्टिकल्स क्या हैं, एक साथ उठकर आगे की तरफ में जा रहे हैं। अगर एक साथ मेरे पास में जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वहां पर किस तरह का मोशन है मेरे पास में, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों मोशंस को यहां पर कंबाइन करवा दूं कि ये मेरे पास में क्या कर रहा है मोशन, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, थोड़ी देर के बाद में देखोगे जब रोटेट करके आएगा तो ऊपर मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा और ये मेरे पास में A पॉइंट हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद में आपने देखा तो वापसी मेरे पास में ये A पॉइंट हो गया और ये मेरे पास में B पॉइंट हो गया। अगर मैं इन दोनों मोशंस को एक साथ में कंबाइन करवा दूं तो तीसरा मोशन यहां पर इजाद होता है और जिसको आप लोग जानते हैं रोलिंग मोशन के नाम से। यानी कि मेरे पास में ये मोशन A पॉइंट B पॉइंट यहां पर ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ये मोशन जो है ऊपर वाला ये इस ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करेगा और ये मोशन इसको आगे ले जाने का काम करेगा। यानी कि मेरे पास में ये B पॉइंट हो गया, ये मेरे पास में A पॉइंट हो गया, ये अपने पॉइंट जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वहां पर मूव कर रही होगी, सेंटर ऑफ रोटेशन पर मूव कर रही है। तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास में ट्रांसलेटरी मोशन इसको इस पॉइंट से यहां तक ले जाने का काम आया और जो रोटेशनल मोशन है वो इसके B पॉइंट को ऊपर ले जाने के काम आया। तो आप देखेंगे कि बॉल जो है मेरे पास में या जो भी ऑब्जेक्ट है वैसे रोल डाउन करते हुए आगे की तरफ में जा रही होगी। ये मेरे पास में जो नया मोशन इजाद होता है जिसको आप जानते हैं रोलिंग मोशन के नाम से। तो आपको समझना चाहिए। देखो पढ़ाने को यहीं पर मैं इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो करवा दूंगा, लेकिन ये बेसिक्स जो है ना वो बार बार काम आने वाली चीजें हैं। पढ़ो एक बार, लेकिन ऐसा पढ़ो कि बार बार
आप लोगों को दोबारा से आपको किताबें खोलने की जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग के अंदर में क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा इस टॉपिक का ये लिंक होता है, इसलिए हम इसको रोलिंग मोशन बोल दिया, ट्रांसलेटरी मोशन बोल दिया। देखो रोटेशनल मोशन की अगर बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए कि भाई सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करें पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, जो भी मेरे पास में गिवन है, तो वहां पर मेरे पास में रोटेशनल मोशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी कहानी जो शुरू होती है दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ में शुरू होती है, और वो दोनों टर्मिनोलॉजीज मेरे पास में क्या रहेंगी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप कर दूं तो क्या होगा। अभी आपने देखा तीन तरह के एक्सिस देखे कि एक एक्स एक्सिस पे मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, उसके अबाउट में रोटेट किया, एक वाई एक्सिस के अबाउट मैंने रोटेट किया, एक जेड एक्सिस के अबाउट में मैंने रोटेट किया। अब मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं हवा के अंदर, मान लो मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो बताओ ये कैसे रोटेट करेगी। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो भी तो रोटेट कर रही है, ये देखो रोटेट कर रही है, तो ये कैसे रोटेट कर पा रही है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर निकलेगा, और यहां से जो पॉइंट निकल के आएगा ना, वो आपकी आगे की टॉपिक, चाहे मेरे पास में सेंटर ऑफ मास हो, चाहे मेरे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे मेरे पास में टॉर्क हो, इन सभी का बेस तैयार करेगा। तो अच्छे से अगले पॉइंट्स को समझना जो अभी मैं समझा रहा हूं। ये तो बेसिक थी, जो आप लोगों को बेसिक नॉलेज पता भी होगा इन चीजों के बारे में, लेकिन अब जो पॉइंट होगा ना वो बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट होगा। क्या रहेगा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली रोटेशनल मोशन के लिए छोड़ दूं तो क्या होगा। देखो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9416878402। यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग ना। अच्छा अब देखो इसके अंदर में हम बात कर लेते हैं हमारे पास में फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अच्छे से समझना भाई इस टॉपिक को, यहां से मैं दो की पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूंगा। फ्रीली रोटेटिंग बॉडी होता क्या है कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रीली फॉल होने के लिए दिया। मान लो मेरे पास में तीन एक्सिस हैं। कौन कौन से एक्सिस हम यूज करते हैं भाई, यहां पर हम तीन एक्सिस यूज करते हैं। पहला एक्सिस मेरे पास में कौन सा आ गया, एक्स एक्सिस। दूसरा एक्सिस जो होता है मेरे पास में वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस मेरे पास में होता है जेड एक्सिस। यहां से इसको निकाल देते हैं भाई, थोड़ा सा ऊपर से निकालते हैं इसको। ठीक है, ये मेरे पास में जेड एक्सिस, तीन एक्सिस यहां पर हमने कंसिडर किए हैं। पहला मेरे पास में हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा मेरे पास में वाई एक्सिस, और तीसरा यहां पर जेड एक्सिस हो गया। अच्छा अब इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने लिया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रीली फॉल होने के लिए, मतलब रोटेट होने के लिए छोड़ दूं, ऐसे घुमा, ये मैंने ऐसे घुमाया, तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी पॉइंट के अक्रॉस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये अपने किसी ना किसी पॉइंट के अक्रॉस में रोटेट कर रहा है। तो वो रोटेशन पॉइंट क्या होगा भाई, मैंने अबाउट बोला, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपने कहा जी वो ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, एक्स जेड प्लेन के अंदर में रोटेट कर रहा होगा। जब मैंने वाई कहा तो आपने कहा जी वो वाई एक्स और जेड प्लेन के अंदर में रोटेट कर रहा होगा। जब मैंने कहा जेड एक्सिस के अबाउट में मैंने रोटेट किया तो आपने कहा जी एक्स और वाई प्लेन के अंदर में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये फ्रीली फॉल है मेरे पास में, फ्रीली मैंने इसको रोटेट करने के लिए छोड़ दिया, तो किस पॉइंट के अबाउट में रोटेट करेगा। एक्सिस तो इसका चेंज हो रहा है, कभी एक्स जा रहा है, कभी वाई जा रहा है, कभी जेड जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है इस मोशन के अंदर में जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने पिछले मोशंस के अंदर में पढ़ा था कि एक पिवट पॉइंट होता है, तो यहां पर भी एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट में पूरी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रही होगी। तो आपने देखा कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर में एक पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, जो कि इन तीनों का क्या है, मेरे पास में इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है कि तीनों एक्सिस का मेरे पास में इंटरसेक्शन है। अगर ये मेरे पास में इंटरसेक्शन है तो इस पॉइंट को हम जानते हैं किस नाम से, सेंटर ऑफ मास। यानी कि यहां पर आपने देखा कि सेंटर ऑफ रोटेशन, यहां पर सेंटर ऑफ रोटेशन कौन रहेगा, और ये जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है, यही इस पूरी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आगे से ये ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ दें, जब भी मैं बोलूं फ्रीली फॉल, फ्रीली रोटेट करने के लिए मैंने छोड़ दिया, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किस एक्सिस के अबाउट या किस पॉइंट के अबाउट में ये रोटेट कर रहा होगा या सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, तो आपको तुरंत दिमाग के अंदर में ये आइडिया क्लिक होना चाहिए, अच्छा फ्रीली उसने छोड़ा है
तो वहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट कर रही होगी। बस इतना सा कीवर्ड आप लोगों को वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, इसके ऊपर में बहुत डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कहानी और शुरू कर देता हूं मैं यहाँ पर। वो कहानी रहेगी मेरे पास में मोमेंट को लेकर। मोमेंट, ये मोमेंट होता क्या है? मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या? क्या हो सकती है कैरेक्टरिस्टिक? ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है मेरे पास में फोर्स हो सकता है मेरे पास में मास हो सकता है मेरे पास में इनर्शिया हो, कुछ भी हो सकता है। मोमेंटम हो सकता है, जो भी आप लोगों के दिमाग में आए वो सारी, जितने भी आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ी है, सारी चीजें इसके अंदर में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की कहानी क्या है? इस मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये समझो आप, वैसे तो जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं ये सारे टॉपिक्स, तो उनके अंदर में एक ही कन्फ्यूजन होता है। इस चैप्टर को क्यों छोड़ देते हैं? जिनकी टर्मिनोलॉजीज हमें समझ में नहीं आती। भाई अभी आप लोगों को समझ आया ना कि क्या रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन, ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट के ऊपर में रोटेट कर रही है विद इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सभी पॉइंट्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। यानी कि आप सीधी भाषा में समझो, देसी भाषा में या जर्नल भाषा में समझो कि पूरी ऑब्जेक्ट एक साथ उठ के आई। ऐसे नहीं कि कुछ हिस्सा पहले टूट गया, पहले आ गया और कुछ हिस्सा बाद में आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा अगर आपने ये लाइन ली है ना, तो ये लाइन पूरी उठ के वापसी ऐसे कैसे आ जाए, बस इतनी सी कहानी है। फिर आपने देखा कि क्या मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन सारों को मिला दिया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ दिया, तो किस पॉइंट के अबाउट में रोटेट करेगी? तो आपको वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट पकड़ना है, वो एक फिक्स पॉइंट पकड़ना है जो कि चेंज नहीं होता है। तो फ्रीली फॉल के अंदर में एक ही पॉइंट ऐसा मिला जो तीनों एक्सिस का मेरे पास में रोटेशनल पॉइंट बन सकता है, यानी कि तीनों एक्सिस के लिए फिक्स वहां पर रहता है, यानी कि इंटरसेक्शन उन सब पॉइंट्स का। और वो इंटरसेक्शन को आपने जाना सेंटर ऑफ मास के नाम से, और वहीं पर मेरी ऑब्जेक्ट क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी। और उसी को हमने क्या बोल दिया? सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन याद करो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस पॉइंट के अबाउट में अपने आप को रोटेट कर रही है, वो मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। अच्छा, ये कहानी जो यहां पर शुरू करी थी मैंने, इसका अंत यहां पर होगा कि मोमेंट होता क्या है। आपने कहा कि भाई मेरे पास में इतनी ताकत है कि मैं इन सारे मार्कर्स को उठा सकता हूं। क्यों उठा सकता हूं? क्योंकि मेरे पास में इतनी ताकत है, इतनी मेरे पास में फोर्स है। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास में गेट है, उस गेट को मैं खोल सकता हूं, ठीक है जी। अब मैं आपसे कहूं कि गेट को आपने जो उसका कुंडल लगा हुआ है या जो उसका हैंडल लगा हुआ है वहां से पकड़ के खींचा आपने। अब मेरे को ऐसा करो कि जहां पर गेट फिक्स है ना, जो कब्जे लगे हुए हैं, उसके पास में हाथ लगाकर अपनी उंगली से या जितनी भी फोर्स है, उस फोर्स से आप उसको अंदर की तरफ में धकेलो या फिर खोलने की कोशिश करो। तो कौन से में मेरे पास में पॉसिबल है कि जल्दी खुल जाए? तो आपने कहा जी मेरे पास में, जब मैंने इस गेट को, ये मेरे पास में गेट है, मैंने कहा कि ये मेरे पास में फिक्स एंड है, इसके ये फिक्स एंड है। मैंने आपसे कहा कि भाई जाओ और यहां से दो केस दिए मैंने, एक हिस्सा ये दिया आपको और दूसरा पॉइंट मैंने ये दिया कि यहां से यहां कहीं आपका जो भी इसका हैंडल है वहां पर जाओ और वहां से इसको बाहर की तरफ में खींचने की कोशिश करो या फिर अंदर की तरफ में धकेलने की कोशिश करो। आपने गए भागे भागे और जो जाकर इसको फोर्स लगा दिया, आराम से गेट आपका बंद हो गया। अच्छा, मैंने कहा अच्छा अब इस गेट को खोलो और दोबारा से इस पॉइंट पर उंगली लगा के इसको बंद करने की कोशिश करो। कर पाओगे? कर तो दोगे, लेकिन आपको क्या होगा? वहां पर बहुत ज्यादा क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। यहां पर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, यहां पर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। फोर्स लगी कहां पर है? ज्यादा फोर्स मेरे पास में, नो डाउट इस पॉइंट के ऊपर में मैंने ज्यादा लगाई है, इस पॉइंट के ऊपर में ज्यादा लगाई है और इस पॉइंट के ऊपर में कम लगाई है। लेकिन मेरे पास में वो इफेक्ट कम फोर्स के अंदर में भी ज्यादा कहां पर आ रहा था? तो आपने कहा जी इस पॉइंट के ऊपर में मेरी फोर्स का इफेक्ट ज्यादा था, क्योंकि मुझे यहां पर 1 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी और यहां पर मुझे 10 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी। तो मैंने जो फोर्स लगाई है ना, मैंने जो फोर्स लगाई है उसका इफेक्ट कितना है? और यही जो इफेक्ट है ना, जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक लोगे, चाहे इफेक्ट फोर्स का ले लो, मास का ले लो, चाहे मोमेंटम का ले लो, चाहे उसकी इनर्शिया का ले लो, इसी वर्ड को हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं इफेक्ट के नाम से। अगर आपको यह पॉइंट समझ में आ गया कि इफेक्ट क्या होता है, आगे से आप कभी भी पढ़ो ना, मोमेंट मत पढ़ो, इफेक्ट समझो। 2-4 बार रिवाइज करो,
कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मोमेंट जब पढ़ाएंगे तो आप उसको मोमेंट से मत पढ़ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ना, इफेक्ट ऑफ मास पढ़ना, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ना। फिर अपने आप इसके अंदर से ये वर्ड हटा दोगे, इफेक्ट हटा के, और वहां पर धीरे धीरे आप उसको रिप्लेस करना शुरू कर दोगे किससे, मोमेंट से। तो इस तरह से चीजों को पढ़ा जाता है कि मेरे पास में 1 न्यूटन का इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि मैं कम फोर्स में इसको इजीली बंद कर रहा हूं या फिर मैं खोल पा रहा हूं। यहां पर मेरे पास में जो इफेक्ट है वो फोर्स का मैं ज्यादा लगानी पड़ रही है मेरे को फोर्स, और उसका इफेक्ट मेरे पास में कम आ रहा है। यानी कि मैं यहां पर भी सेम फोर्स 1 न्यूटन लगाऊंगा तो सेम फोर्स का यहां पर मेरे पास में कम इफेक्ट होगा, यहां पर मेरे पास में ज्यादा इफेक्ट होगा। तो यहां पर मेरे पास में मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से पॉइंट पर ज्यादा रहेगा, यानी कि मैं कहूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स मेरे पास में, मोमेंट ऑफ फोर्स आगे से आप पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा हुआ आपने, मैंने कहा ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये मेरे पास में किस पॉइंट पर ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या आएगा जी, पॉइंट नंबर 1 पर मेरे पास में मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में मास है, एक तराजू लिया मैंने और यहां पर मैंने इसके ऊपर में मास लगा दिया, यहां पर मैंने M1 लगाया, यहां पर मैंने M2 रख दिया। ठीक है, और मैंने पूछा कि मेरे पास में जो मास है इसके अंदर में वो जो है इफेक्टिव कौन सा होगा, यानी कि किसके अंदर में मेरे पास में ज्यादा मोमेंट रहेगा इसके अंदर में। अगर मैं इसका कंसीडर करूंगा और फिर मैं इसका कंसीडर करूंगा तो यहां पर मेरे पास में 2 चीजें देखने को मिलेंगी इसके अंदर में, कि अगर मेरे पास में पॉइंट जो था, ये आपने देखा कि इस पॉइंट के अंदर में ये ऑब्जेक्ट जो थी वो जो फिक्स पॉइंट था वहां से एक दूरी पर थी, और जो 2 पॉइंट लिया मैंने, 2 नंबर पॉइंट लिया, इसकी दूरी मेरे पास में कम थी। यानी कि जितना मेरे पास में मास है, यानी कि ये जो मेरे पास में मोमेंट है, ये मोमेंट किस किस फैक्टर पर मेरे पास में डिपेंड कर सकता है, तो मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरे पास में मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक किन 2 पैरामीटर्स के ऊपर में डिपेंड कर सकता है। तो पहला पैरामीटर मेरे पास में क्या रहेगा कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपने मान लो फोर्स जो लगाया, फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, कुछ भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि ये जो इतनी दूरी पर मेरे पास में जाएगा उतना ही इफेक्ट उसका मेरे पास में ज्यादा होता चला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरे पास में किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ये जो आपने फिक्स पॉइंट लिया है, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया है, कौन से पॉइंट के अबाउट में रोटेट कर रहा है, भाई इस पॉइंट के अबाउट में तो रोटेट कर रहा है, ये ऐसे फिक्स है तो ये ऐसे बाहर की तरफ में खुलेगा, तो रोटेशन का पॉइंट कौन सा हो गया। या फिर मैं कहूं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन तो एक पॉइंट के लिए बात करेंगे, और जब मैं इसके एक्सिस की बात करूंगा तो इसका एक्सिस तो ये हो गया जिसके अबाउट में क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। एक्सिस हो सकता है बीच में, हो सकता है कि ये साइड में भी हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो यहां पर ये दूसरा जो पैरामीटर इसका डिपेंड करेगा वो मेरे पास में डिपेंड कर रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट। यानी कि ये मेरे पास में आपको हमेशा आगे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो कि मैं बार बार यूज करूंगा, चाहे मैं मोमेंट ऑफ मास की बात करूंगा, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा। ये कीवर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, यानी कि फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स आ जाएगी, मास की बात कर रहा हूं तो मास आ जाएगा, और दूसरा मेरे पास में ये डिस्टेंस कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि जो मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो और जो पॉइंट आपने लिया है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि जितना मेरे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मेरी कम फोर्स में लगाऊंगा तो भी मुझे उतना इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहां पर बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आप देखो कि मेरे पास में फोर्स मैंने लगाई 10 न्यूटन, और कितनी डिस्टेंस थी ये मेरे पास में थी 1 मीटर मान लेते हैं हम इसको, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं 2 मीटर मेरे पास में डिस्टेंस है। तो दूसरे केस के अंदर में मुझे इफेक्ट टोटल कितना देखना है, 10 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन देखना है, तो 10 न्यूटन मीटर मेरे पास में देखना है, ये इफेक्ट मेरे पास में आई मोमेंट। तो यहां पर आप देखोगे कि ये मेरे पास में 5 न्यूटन में लगाऊं और यहां पर मेरे पास में 2 मीटर डिस्टेंस है, तो मैं वहां पर कम फोर्स के अंदर में भी सेम इफेक्ट को वहां पर जनरेट कर रहा हूं। यानी कि उस पर्टिकुलर के लिए मेरे पास में, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, उस पर्टिकुलर फोर्स के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स मेरे पास में ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आपको आगे से ये ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट पर मैं कंसीडर करना चाहूंगा तो मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा उसके इफेक्ट की बात कर रहा है। जैसे अभी यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने 2 मासेज ले लिए हैं, तो मैंने पूछा कि भाई कौन से का इफेक्ट मेरे पास में ज्यादा होगा। तो यहां पर मुझे एक पॉइंट का भी बात करेंगे, उस पॉइंट का पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास को लेकर, या फिर मैं पॉइंट ऑफ रोटेशन की बात करूं या फिक्स पॉइंट की बात करूं, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट से कितनी दूरी है, इस पॉइंट से इसकी कितनी दूरी है, और हम डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, अगर मुझे m2 मास का यहां पर मेरे को मोमेंट निकालना है, अभी हम बात कर रहे थे किसकी,
मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे कि मोमेंट ऑफ मास देखें, मोमेंट ऑफ मास देखूं तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का मास कितना m2 है मेरे पास में, m2 हो गया भाई, और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो ये a है तो कितना आ जाएगा m2a आ गया। अच्छा, और ये मेरे पास में डिस्टेंस है, मान लो b है, तो मोमेंट ऑफ मास ये m1 का था, अब m2 का कंसिडर करो, ये मेरे पास में उल्टा लिख दिया क्या, ये m2 का था, यहाँ पर m1, तो m1b मेरे पास में कर दूं। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि मैं जब भी मास को कंसिडर करूंगा तो यहां पर आप लोगों को क्या लेना है, मास यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का जो भी मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो, और साथ ही आपको उन पॉइंट्स के बीच में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, कौन सी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी है, उन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो वहां पर जो भी यूज करेंगे उसको मोमेंट बोलेंगे, और इस मोमेंट के ऊपर में, सेंटर ऑफ मास के ऊपर में बहुत चीजें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम इस सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो आप लोगों का एक क्विक रिवीजन कर देता हूं जो हमारे पास में आज के लेक्चर के अंदर में इंपॉर्टेंस रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को समझने की क्या क्या हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी इसके अंदर में सेंस ऑफ रोटेशन को लेकर, सेंस ऑफ रोटेशन के अंदर में देखेंगे। फिर हमारे लिए जो जरूरत पड़ेगी इसके अंदर